सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू आर वेरी वेल। आज के इस वीडियो में अपन कवर करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास के। आपको पता है आगे दो वीडियो देखा था एंशिएंट इंडिया के अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास के, जिसमें कि दोस्तों पहला वीडियो इंट्रोडक्शन था ब्रीफ पूरी हिस्ट्री का, क्या क्या हिस्ट्री है, कौन कौन से मेजर पोर्शन में अपन डिवाइड किया हिस्ट्री को, उसके बारे में अपन ने कवर किया था। और दूसरे वीडियो में अपन ने पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल की। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को तीन मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हुए अपन पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। इनको दोस्तों आप याद रखेंगे, लेखन के आधार पर तीन भागों में अपन ने डिवाइड किया है। लेखन के आधार के कहने का मतलब ये है कि जिस काल में मनुष्य के द्वारा जितनी भी घटनाएं हैं उनकी हमें लिपि मिलती है, उस काल को अपन क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। वही बात करें अपन प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई भी लिपि यहाँ से नहीं प्राप्त हुई है और केवल हमने अवशेषों के आधार पर ही ये अनुमान लगाया है कि भारत में एक सभ्यता चली थी, सॉरी सभ्यता नहीं बोलना चाहिए, एक काल था प्राग ऐतिहासिक काल जो आदि मानव का था, उसके पहले आदि मानव के पहले वाला काल प्राग ऐतिहासिक काल था। और उस काल में मनुष्य क्या हुआ करता था? शिकारी हुआ करता था, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि उस काल में जो है मनुष्य की स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है नहीं हुई थी, अर्थात जहाँ शिकार करता था वहीं खाता था, वहीं सोता था, वहीं रहता था और फिर शिकार की खोज में अगले जगह निकल जाता था। तो आज की इस वीडियो में कल अपन ने पूरा कवर किया था प्राग ऐतिहासिक काल को। दूसरा है हमारा, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस काल की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इस काल की हमें लिपि प्राप्त है, अर्थात इस काल में हमें लिपि खोज ली गई है इतिहासकारों के द्वारा, परंतु इस लिपि को जो है पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आपको अपनी नोट्स में लिख लीजिए, पढ़ने में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सफलता, देखो पढ़ने में सफलता प्राप्त इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इस काल की जो लिपि है वो चित्रकारी थी। बेसिकली क्या थी? चित्रों पे आधारित थी। मतलब कहने का ये है कि मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था अपने भाव को, विचारों को दूसरे लोगों के सामने समक्ष। तो इस काल में लिपि का आविष्कार हो गया था मनुष्य के द्वारा, लेकिन पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले समय में हमें उसकी भी ज्ञान हो जाए, पढ़ने में इसकी भी सफलता प्राप्त हो जाए, तो उस समय क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का जो पोर्शन है थोड़ा और चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल की हमें लिपि मिली है और उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है, क्योंकि दोस्तों इस काल की लिपि को और एक नाम देते हैं जिसे भाव चित्रात्मक। तो इस काल की लिपि कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल में अपन ने पढ़ा था कि मनुष्य के औजार काय के हुआ करते थे? पत्थरों के हुआ करते थे। वही ऐतिहासिक काल अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? मनुष्य का विकास हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मनुष्य डेवलप हो रहा है और एक सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। तो इसी काल में अपन दो सभ्यताएं पढ़ते हैं भारत की प्राचीनतम, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी है वैदिक कल्चर अर्थात वैदिक सभ्यता। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कौन सी है। पहली है दोस्तों, याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी सिविलाइजेशन थी जो वैदिक पीरियड अर्थात वैदिक काल, ठीक है। इतना इसके काल निर्धारण की भी बात कर लेते हैं अपन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के द्वारा। देखो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेटेज भी मिल सकती है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड अपन ये अपना उद्देश्य क्या है? एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो उसके लिए अपन ये वीडियो लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य डेट थी वो 2500 ईसा पूर्व अर्थात 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक अर्थात 1750 बीसी तक एक सभ्यता चली। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी हमें कैसे पता लगा? तो कार्बन डेटिंग 14 पद्धति के द्वारा। कार्बन की एक आइसोटोप होती है
कार्बन 14, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बन 14 बोलते हैं। उसके माध्यम से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की हमने तिथि का निर्धारण अर्थात काल निर्धारण की बात कही। वही बात करते हैं वैदिक पीरियड की अर्थात वैदिक सभ्यता की। तो इसका काल निर्धारण क्या था, देखो जब तक सिंधु घाटी सभ्यता चलेंगी उसके बाद वैदिक पीरियड आता है। तो इसका काल निर्धारण था दोस्तों, आपको याद रखना है 1500 BC से लेकर 600 BC तक, ये था हमारा वैदिक कल्चर, ठीक है। लेकिन आपको एक पॉइंट ये याद रखना है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कब पता लगा, तो इसके रिलेटेड एक डेट है 1921। सन 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, क्योंकि पहला ही स्थल कौन सा खोजा था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था। और सिंधु नदी के किनारे सारी की सारी जो जितने भी सिटीज़ है अर्थात जितने भी शहर है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किस नदी के किनारे हुए हैं, वो सिंधु नदी के किनारे हुए हैं। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अभी भारत में जो मोस्ट फेमस नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और मान के चलो काफ़ी समय बाद 2000, 3000 या 2500 साल बाद भारत का मतलब भारत की जितने भी कल्चर है उसका विलुप्त हो जाता है। तो बाद में अगर कोई इतिहासकार और खोज करते हैं तो सारे के सारे प्लेस अगर गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, गंगा नदी सभ्यता बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम पड़ा, सिंधु नदी पर पड़ा। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, सन 1921 में जब दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी अर्थात पहला शहर हड़प्पा की खोज किया गया था, उसके पहले तक हमें क्या पता था कि सबसे भारत की प्राचीन सभ्यता कौन सी है, वैदिक कल्चर। अर्थात अपन क्या जानते थे कि वैदिक कल्चर अर्थात आर्यों के द्वारा वैदिक कल्चर की स्टार्टिंग की गई, और हमें यही पता था कि आर्यों ने वैदिक कल्चर की शुरुआत की है। और एक चीज़ आपको याद रखेंगे, फर्स्ट जो अपन सभ्यता अपने को पता थी 1921 के पहले, वो कौन सी है, तो वो अपन जानते थे वैदिक कल्चर के बारे में, जिसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों, आर्यों ने की थी। आपको पता है आर्य कहाँ से आए थे, तो मैक्स मुलर का सर्वमान्य मत है आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, और इन्होंने ही वैदिक कल्चर की स्टार्ट की थी। इसके पहले जब हमें पता लगा 1921 में कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक कल्चर के भी पहले है, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है अपने नोटबुक में कि भारत की पहली सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हुई है, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, उसके बाद वैदिक कल्चर आया, आर्यों का आया। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों भारत का ये दुर्भाग्य रहा है, अपन सिटी से अर्थात अर्बन से रूरल की तरफ अपन ने प्रवेश किया है। मतलब कि आज जब सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता होती है और आप पढ़ेंगे वैदिक कल्चर में, तो हमारी जो सभ्यता थी कौन सी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, प्रथम सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की। और भारत की ही नहीं दोस्तों, ये भारतीय उपमहाद्वीप की, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, और क्या आता है, म्यांमार आता है, ठीक है, चाइना नहीं आता, बांग्लादेश आता है, ये सारे के सारे, जो इंडोनेशिया भी आता है, श्रीलंका भी आता है, तो ये सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इन सभी की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है, पहली प्राचीन सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, दूसरा पॉइंट, और कुछ समकालीन सभ्यता के बारे में भी सिंधु घाटी सभ्यता से पूछता है। जैसे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस समय कुछ समकालीन सभ्यताएं भी चल रही थी। जैसे कि पहली थी दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है समकालीन सभ्यता। तो पहली थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी सभ्यता थी दोस्तों मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र नदी है उसी के किनारे विकसित हुई एक सभ्यता, उसका नाम है क्या, मिस्र की सभ्यता। तीसरी है दोस्तों चीन की सभ्यता, चीन की
सभ्यता। ठीक है, तो ये कुछ सभ्यता थी जो किसके समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। अब अपन बात करते हैं इसकी खोज कैसे हुई। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार अपन तो सभ्यता सभ्यता बोलते हैं, लेकिन सभ्यता का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सभ्यता का मतलब ये होता है, सभ्यता बेसिकली अपन उस चीज़ को बोलते हैं जो मनुष्य, जब एक ही भूभाग के मनुष्य, जितने भी मनुष्य होते हैं, वो किसी एक संस्कृति या एक कल्चर को फॉलो करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जितने भी हैं और जितने भी शहर हैं, वो सारे के सारे एक कल्चर को फॉलो करते थे, एक संस्कृति को फॉलो करते थे, इसी के कारण उसको सभ्यता बोला गया। आगे बात करते हैं इसकी खोज कैसे हुई। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था टीलो पेंथर। टीलो पेंथर ने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ अवशेष इन्हें खोजा था, लेकिन ये अनुमान नहीं लगा पाया था कि वाकई में वो जो अवशेष है वो किस सभ्यता के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। तो इसने भी उतना ध्यान नहीं दिया टीलो पेंथर ने, और ये वापस चले गया। ये एक अंग्रेज पुरातात्विक था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है 1826 में चार्ल्स मेसन। 1826 में एक अंग्रेज पुरातात्विद या आर्कियोलॉजिकल कौन सा था, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान से कुछ अवशेष प्राप्त किए, अर्थात जो प्लेस था हड़प्पा नामक स्थान से कुछ अवशेष प्राप्त किए। ठीक है, देखिए अंग्रेज बेसिकली क्या थे, बड़े मतलबियार थे। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं था कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही है या भारतीय की एक सभ्यता की खोज हो रही है। उन्हें ये मतलब था सिर्फ और सिर्फ कि जब आपको पता है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल होता है, वायसराय होता है शायद, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही भारत में ट्रेन की शुरुआत की जाती है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की स्टार्ट की जाती है, अर्थात रेलवे का जो है स्टार्ट हो जाता है 16 अप्रैल 1853 को। तो हुआ क्या दोस्तों, जब लाहौर से कराची के बीच खुदाई चल रही थी रेलवे की, ठीक है, तो उस खुदाई में कुछ हमें ईंटें प्राप्त हुई और भी कुछ बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे कि हो सकता है उस समय कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। तो जगह जगह पर जो खुदाई चल रही थी रेलवे की, उस समय कुछ हमें अवशेष मिले। तो उनको अवशेष को ने चार्ल्स मेसन के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना एक विभाग की स्थापना कर दी जाए, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे जो अवशेष प्राप्त हो रहे थे हमें खुदाई से, उनको रिसर्च करना था। रिसर्च के आधार पर ही ये पता लगता है कि वाकई में अवशेष किस काल के हैं। तो उस रिसर्च के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग बोला जाता है। कौन सा विभाग बना दिया गया, आपको याद रखना है, भारतीय पुरातत्व विभाग। कब बनाया गया, इसकी स्थापना की गई थी 1856 में, सन 1856 में। तो आपको ये डेट भी आपको याद करा देता हूँ, कैसे, देखिए 1826 चार्ल्स मेसन साहब आए, उसके बाद इंडियन रेलवे की स्थापना हो जाती है 1853 में, मतलब 26 के बाद 53 और 53 के जस्ट 3 साल बाद 56 में क्या हो जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है। भारतीय, आप साथ साथ दोस्तों नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है और जिसका मुख्यालय आपको याद रखना है कोलकाता में होता है। कहाँ होता है, कोलकाता। और दोस्तों आज का जो है, जो सबसे बड़ा संग्रहालय अर्थात पुरातत्व विभाग का जो संग्रहालय है इंडिया का सबसे बड़ा, वो ही कौन सा है, कोलकाता का। दूसरे नंबर का दिल्ली का आता है, आपको याद रखना है, दिल्ली संग्रहालय, और इसका नाम दिया गया कोलकाता संग्रहालय। इसे क्या बोलते हैं अपन अब, कोलकाता संग्रहालय, या इसे भारतीय संग्रहालय के भी नाम से जाना जाता है। इसके जो है अध्यक्ष या इसके चेयरमैन बनाया गया किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम।
देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है। और इतनी जो मैं जितना पोर्शन आज अपन कवर करने जा रहे हैं ये पीसीएस लेवल का है। आपको आश्चर्य होगा, आप कोई भी पीसीएस की नोट से उठा के देख लीजिएगा, इससे बाहर अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम चेयरमैन थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, और जिसे भारतीय संग्रहालय भी बोला जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अर्थात फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, वही किसे बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। इन्हीं के एक तत्वाधान में दो व्यक्ति आए, अर्थात इसी के बाद दोस्तों एक गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में आपको पता होगा जब बंगाल का विभाजन होता है, थोड़ा मैं रिलेट करता हूँ इसके मॉडर्न हिस्ट्री से। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, उस समय क्या अपने भारत का कौन रहता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से ही 1905 में लॉर्ड कर्जन के प्रयासों अर्थात लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से ही 1905, कब, 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है। किस विभाग की स्थापना हो जाती है, तो आपको याद रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो दोस्तों ये थोड़ा नीचे का शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे रफ करके थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है। और आपको यहाँ लिख देता हूँ 1905 में क्या हुआ। देखिए ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो जमाना गया कि आपसे पूछते थे कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, नगरी थी, ग्रामीण थी, क्या थी। यहाँ से क्वेश्चन आजकल जो है ट्रेंड क्वेश्चन पूछने का भी अब बदल गया है, तो इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी पूछता है। तो आपको याद रखना है 1905 में क्या हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है, और जिसका मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया भारतीय संग्रहालय कहाँ था, कोलकाता में था। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो इसी के तत्वाधान में दो टीमें बनाई जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ आपको, ये आपने नोट कर लिया ना, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व विभाग की जब तो 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है, और इसके तत्वाधान में दो टीमें बनाई जाती है, दो टीम बनाई जाती है। एक टीम में रहते हैं दयाराम साहनी, और जो दूसरे हैं वो कौन है, राखलदास बनर्जी। ठीक, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी की दो टीमें बनाई गई। और आपको पता होगा यही वो व्यक्ति थे जब 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज करेंगे दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। किसकी, मोहनजोदड़ो की। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने 1921 में काय की खोज कर दी। मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नोट्स आप बना लीजिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। एक मूवी भी आई है मोहनजोदारो, आई होप आपने उसे देखा होगा। देखिए हिस्टोरिक से रिलेटेड जितनी भी मूवी आती ना, उसे आप देखा कीजिए। उससे होता ये है, हालांकि वो मूवी में जो एक्चुअल जो कहानी है वो नहीं बताई जाती, थोड़ा मनोरंजन पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन उससे आप में समझ बढ़ती है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में
आपकी रुचि जागृत होती है। तो मैं आपको बता रहा था राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की। तो पहला ही शहर जो है हड़प्पा की खोज की, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो यहां तक कि अपन ने बात करी खोज कैसे हुई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे इसकी बात करते दोस्तों इसके विस्तार की, कि वाकई में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कहां से कहां तक था। ठीक है, ओके। तो दोनों ही के दोनों स्थान सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। अपन बात कर रहे थे इसके विस्तार की। तो दोस्तों आज का जो भारत है लगभग उतना ही बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता था उस समय। ठीक है, तो नॉर्थ में एक प्लेस आता है मांडा। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में आप याद रखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान में सुत कांगीडोर। ठीक, और यहां पे यूपी में और यहां पे दोस्तों थोड़ा सा इसके इधर महाराष्ट्र में, यूपी थोड़ा इधर है, महाराष्ट्र में एक आता है दाइमाबाद। ठीक है, तो 4 प्लेस आपको ये याद रखना है। एक है सबसे नॉर्थ पॉइंट मांडा में, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, J&K। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर ही जो है चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी, चिनाब रिवर। ठीक है, वही बात करें आलमगीरपुर यूपी में स्थित है। और आपको मैं बता दूं आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी, हिंडन रिवर। दाइमाबाद दोस्तों आपको याद रखना है महाराष्ट्र में स्थित है, और साउथ की ही सबसे बड़ी नदी एक आती है, कौन सी, गोदावरी नदी। तो ये है महाराष्ट्र अर्थात MH, और नदी है गोदावरी। ठीक, सुतकांगीडोर की बात करें तो कौन सी नदी है ये, दास्क नदी, पाकिस्तान। तो इस प्रकार से आपको यहां देख रहे होंगे, इस प्रकार से दोस्तों इसका अपन अगर आप स्ट्रक्चर निकाले तो ये अपन इसको लाइन मिला देते हैं नॉर्थ से वेस्ट और नॉर्थ से ईस्ट होते हुए ये साउथ, ये ईस्टर्न पॉइंट है। और ये इस प्रकार से दोस्तों जो एरिया है आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, त्रिभुजाकार। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो बोलना चाहिए किसके आधार पर था, त्रिभुजाकार एरिया था। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कैसा था, तो त्रिभुजाकार आकार का था। ठीक है, तो इसका विस्तार आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसा कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है और दोस्तों इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। एक पॉइंट आप लिख लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। आपको पता है जब अपन ने ताम्र युग पढ़ा था, ताम्र युग की शुरुआत जो है नवपाषाण काल के अंत में हो जाती है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे में क्या मिलाते हैं, टीन मिलाते हैं, और तांबे में टीन मिलाकर ही वो एक धातु का निर्माण करते हैं
जो धातु काय की कौन सी है हमारी, कांस्य है। और कांस्य होने के कारण इस सभ्यता को क्या बोलते हैं अपन, कांस्य युगीन बोलते हैं। एक दोस्तों नदी थी हमारी सरस्वती नदी, काफ़ी फेमस नदी है प्राचीन काल की सरस्वती नदी, लेकिन आज इसके संबंध में ये मान्यता है कि आज ये नदी जो है विलुप्त हो गई है। तो सरस्वती नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इस सभ्यता को अपन सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको बोला जाता है। और ये जो सभ्यता थी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। इसके क्या कारण है, अपन इसे नगरीय सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो आप इसके कारण दो मेजर इसके रीज़न है इसे नगरीय सभ्यता बोलने के, वो कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। इसकी सबसे पहले अपन इसको नगरीय सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्यों नगरीय सभ्यता कहते हैं। पहला दोस्तों इसकी नगर नियोजन प्रणाली, नगर नियोजन प्रणाली या पद्धति। दूसरा है दोस्तों जल निकासी सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली। ठीक, जो आज के समय आज के जो शहर बड़े बड़े आप देखते होंगे, वहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली थी सेम टू सेम सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उसी के आधार पर बने हुआ करते थे। अर्थात कि एक ग्रिड पद्धति अर्थात जाल सिस्टम के आधार पर सारे के सारे मकान बना हुआ करते थे। और जो एक दूसरे को काय पे काटते थे, आपको याद रखना है, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। और उन्हीं के किनारे जो है पक्की ईंटों की क्या बनी हुआ करती थी, जल निकास के लिए नाली। और दोस्तों इसी की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, नगरीय सभ्यता बोलते हैं। इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसके अलग अलग शहर किस नदी के किनारे बसे हैं और उसकी खोज किसने की है। दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बताइए दयाराम साहनी ने किस नगर या किस सिटी की खोज की थी, हड़प्पा। उसी प्रकार से आपसे पूछ लेंगे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है राखलदास बनर्जी ने। इसके रिलेटेड सन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक से अपन सारे के सारे शहर जो महत्वपूर्ण हैं, वैसे तो अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अभी टोटल 500 से ज़्यादा भी शहर खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी अपन अब बात करते हैं। तो प्रमुख शहरों की अपन बात करें मुख्य स्थल की, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है और इसे जो है आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है, एक 10% भी बोलना चाहिए, 10% भी बहुत होता है ना, तो इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल को जो रेड वाला बटन दिख रहा है वहाँ पे साइड में, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, घंटा का बटन मत भूलना, ये घंटा होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि घंटा दबाने से ही भगवान की हमें क्या मिलती है, प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जब तक आप घंटा नहीं दबाएंगे ना, तब तक आपको ये ज्ञान भी लगेगा नहीं, अर्थात याद नहीं होगा। याद करने की कोशिश भी करेंगे तो याद नहीं होगा। चलो तो बात करते हैं मुख्य प्लेसेस की, अर्थात इम्पोर्टेंट स्थल, मुख्य स्थल। ठीक है, एक और आप लिख लीजिए, इधर दिख रहा है स्थान। ठीक है, दूसरा वर्ष, नदी और खोजकर्ता, ये कॉलम बना लीजिए। इससे रिलेटेड ऐसे आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि सारे के सारे जो ये दिख रहे हैं ना,
ये सारे के सारे याद हो जाएंगे, अभी अभी क्लास में याद हो जाएंगे, लास्ट तक आप बस देखते रहिए। पहला ही स्थान है इसका दोस्तों हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। कब खोज हुई थी इसकी? 1921 में हुई थी। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और खोजकर्ता कौन है इसके? दयाराम साहनी। अरे यार भाई हिंदी बहुत है भैया, उच्चारण सही नहीं होता तो नंबर कट जाते हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो। और हाँ, इनके वर्तमान में कहां पर स्थित है ये भी देख लीजिए। ये हड़प्पा शहर मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का ही लड़काना जिला, 1922। हालांकि आपको पाकिस्तान के बारे में उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है यार। सिंधु नदी, आतंकवादी, और राखलदास बनर्जी। ये इसे अपन आर.डी. बनर्जी सीधे शॉर्टकट में लिखेंगे, बैनर्जी। खोजकर्ता कौन थे? आर.डी. बैनर्जी। अगला है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, ठीक है। इसकी खोज दोस्तों 1927 में होती है, जस्ट इसके 5 साल बाद। 5 साल बाद, मोहनजोदड़ो के 5 साल बाद 1927 में सूतकांगेडोर की स्थापना खोज होती है। और सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। सही बात है, दास्क नदी के किनारे है। और दोस्तों इसकी जो R.L. स्टाइन, इसके खोजकर्ता कौन है? R.L. स्टाइन। R.L. स्टाइन इसके खोजकर्ता है। अगला प्लेस है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, ठीक है। इसकी खोज जस्ट इसके 4 साल बाद 1931 में। देखिए यहाँ से 1 साल बाद, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4। आपको अगर हड़प्पा याद हो जाता है 1921 में तो आपको आगे के प्लेसेस ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे कि 1 साल बाद 1922, फिर 3 साल बाद नहीं 5 साल बाद, और फिर 4 साल बाद 1931। 1931 चन्हुदड़ो की खोज 1931 में की। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी। और इसकी जो खोज किसने की चन्हुदड़ो की? M.G. मजूमदार। भाई M.G. मजूमदार साहब थे, मजूमदार, जिन्होंने चन्हुदड़ो की खोज की। अगला है रोपड़ सतलज नदी के किनारे Y.D. शर्मा ने इसकी खोज की। तो आप लिख लीजिए 5वां रोपड़। और रोपड़ की खोज कब? 1953। बोलो ना यार, कहाँ पर? सतलज नदी। Y.D. शर्मा जी के बेटा, शर्मा जी, ठीक। तो रोपड़ के बाद हमारा 6th प्लेस आता है कालीबंगन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालीबंगन भी। कालीबंगन की खोज भी 1953 में ही हुई थी। घग्गर नदी के किनारे घाघरा चुनरी काली चूड़ी, याद हो गया आपको कालीबंगन। और इसके एक घोष, शंख घोष करते हैं कौन? एक घोष, ठीक है। 7वां है लोथल भोगवा नदी के किनारे। देखिए जिस आदमी को ज़्यादा लोभ रहता है ना, वो हमेशा भोग चढ़ाने की कोशिश करता है भगवान जी को, ठीक है। तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह मिलता है। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, ठीक है। लोथल की भी खोज
इसकी दो डेटेस है, 1955 कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं 1927 भी मिलता है। किस नदी के किनारे? भोग चढ़ा दो भगवान को, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। और इसकी खोज दोस्तों SR राव ने की थी। किसने की थी? SR राव। देखिए बताइएगा, आपको याद हो रहा है ना? साथ साथ एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करा दूंगा आपके लिए। अगला है दोस्तों बनवाली, सरस्वती नदी के किनारे है। उन्नीस सौ 73 में इसकी खोज की गई थी, सरस्वती नदी, और इसके खोजकर्ता थे RN बिष्ट। भैया इंग्लिश के बाटे नहीं जाए फन। हाँ, तो इतने ही प्लेसेस जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इनको आप याद करा देता हूँ मैं कैसे। एक ट्रिक देख लीजिए, हरा से आप याद रख सकते हैं हड़प्पा और रावी, ठीक है। मोहनजोदड़ो अर्थात मौसी, मौसी तो सबकी होती ना यार, मौसी। पहला अक्षर मोहनजोदड़ो और दूसरा अक्षर क्या? सिंधु नदी। सूतकांगेडोर को आप दास ऐसे याद रख सकते हैं, दास से, अर्थात दास होता था पहले के ज़माने में आदमियों के, तो दास से अर्थात दास की नदी किस नदी के किनारे? सूतकांगेडोर। चन्हुदड़ो को कैसे याद रखेंगे आप? सिंचाई, सिंचाई से आप सिंच से आप याद रख सकते हैं, सिंधु नदी चन्हुदड़ो के किनारे। रोस, रोस मतलब जब आदमी को गुस्सा आ जाता है ना, तो एक शायद हिंदी में आप पढ़ते होंगे, रोस किसका स्थाई भाव है शायद, है ना। चलो जान दीजिए, शायद अपन हिंदी के मास्टर है ही नहीं, तो अपने को क्या पता है। तो आपको अपने को क्या करना है, सिर्फ याद रखने से मतलब है। रोज किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। वहीं कालीबंगन की बात करें, घग्गर नदी के किनारे। देखो कालीबंगन, बंगन का बेसिकली शाब्दिक अर्थ होता है चूड़ियाँ, चूड़ियाँ होता है ना। और घाघरा, चुनरी, चूड़ी, ये सारा का सारा एक लाइन में बोल सकते हैं, घाघरा, चुनरी, चूड़ी। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे? घाघर नदी के किनारे। लोभ से लोथल भोगवा नदी के किनारे, और बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। एक आप रंगपुर भी याद रख सकते हैं, रंगपुर मादर नदी के किनारे। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा प्लेसेस, रंगपुर, और वो नदी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई हमको रंगदारी बताता है ना, रंगपुर, ठीक। रंगपुर 1931 में M वत्स इसके क्या थे? खोजकर्ता। अवर नदी इम्पोर्टेंट, मादर। आप कुछ गलत तो नहीं समझ रहे ना, ठीक है भैया, स्टूडेंट है, अपन भी स्टूडेंट रहे यार, तो समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। तो इतना अपन ने बात करी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगली हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक एक प्लेस को अच्छे से उठाएंगे और उनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। सभी के सभी प्लेसेस अपन देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो रेड वाला बटन दिख रहा है साइड में, उस पर प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपकी वो वीडियो मिस नहीं होगी आपसे। अगर मिस हो जाए तो दोस्तों तो पता है ना आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।